गुड आफ्टरनून एवरीवन। स्वागत है आपका मदर्स एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के एमसीक्यू। मेरा नाम है प्रियेश पारिक और हमारा जो फॉर्मेट रहेगा करंट अफेयर्स का वो एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। स्टार्ट करते हैं इसी के साथ। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली हु टुक ओथ एज द चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री इन्होंने शपथ ली है। पहला ऑप्शन है चंपाई सोरेन जी। देखिए ये अभी सीएम थे, बट उन्होंने 2 दिन पहले ही यहाँ पद से रेजिग्नेशन दे दी। ओके, ये तो ऑप्शन अपना पहला गलत होता है। दूसरा सीपी राधाकृष्णन जी, ये सिटिंग गवर्नर हैं झारखंड के, ये भी ऑप्शन कैंसिल होता है। थर्ड है हेमंत सोरेन जी। दिस इज द राइट आंसर बिकॉज हेमंत सोरेन वाज द erstwhile सीएम ऑफ झारखंड ड्यू टू दी सम एलिगेशन framed by the Directorate of Enforcement. He was sent to jail before 5 months, like January. So due to that, he had to resign from this post. जनवरी 2024 में क्या होता है कि उन पर एक चार्ज फ्रेम किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग के। एक लैंड डील में उनका इन्वॉल्वमेंट पाया जाता है। इसके चलते ईडी उन पर एक केस शुरुआत करती है और इसके अपने पास से इस्तीफा देना पड़ता है। बट रिसेंटली क्या हुआ, झारखंड हाई कोर्ट हैज गिवन इट्स स्टेटमेंट जजमेंट दैट देयर एग्जिस्ट रीजंस टू बिलीव दैट ही इज नॉट गिल्टी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ये पाया है कि जो केस फ्रेम किया गया है उसमें ऐसे कोई फ्रूटफुल या स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है जिससे कहा जा सके कि ऑनरेबल सीएम थे हेमंत सोरेन, उन्हें कोई मनी लॉन्ड्रिंग में उनका इन्वॉल्वमेंट था हो। उन इस केस से बरी करते हैं, बेल मिल जाती है। और अभी हाल ही में जो अष्टवादी सीएम थे चंपाई सोरेन जी ने अपने पद से रिजाइन दिया है और कल ही ऑनरेबल हेमंत सोरेन जी ने सीएम पद की शपथ ली है। बात करते हैं कि हेमंत सोरेन जी किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ही बिलोंग्स टू झारखंड मुक्ति मोर्चा, एएम। दिस पार्टी इज कोalition with the India Alliance like Congress and other parties. Jharkhand, there are 81 seats. There are 81 seats the legislative assembly। कुल 83 सीटों में से के पास कोalition में 45 सीट्स। जब ये इलेक्शन हुए थे आज से 5 साल पहले तो इसके पास 47 सीट्स, बट अभी दो जो हैं वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इलेक्ट हुए पर कोalition की 45 पे रह जाती है। नेक्स्ट है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 81 मेंबर्स की लेजिस्लेटिव असेंबली है। झारखंड मुक्ति मोर्चा हेमंत सोरेन जी की पार्टी के पास 27 सीट्स है, कांग्रेस के पास 17 और एक आरजेडी के पास। उन्होंने मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई है और उसका सीएम चुना है हेमंत सोरेन। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि हमने बात की है डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। ये यहाँ न्यूज़ में क्यों आया? हमारे लिए इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये नहीं कि कितनी सीट्स हैं और क्या केस रहा, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये बॉडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ऑफ एनफोर्समेंट। एक हमारी स्टेट की पायनियर इन्वेस्टिगेशन फाउंडेशन हुई है 1966। It is a multidisciplinary organization which is mandated with investigation of the money laundering case। जैसे कि कोई इलीगल सोर्स से पैसा कमाता है व्यक्ति और उसे इन्वेस्ट करता है या किसी तरह से किसी एक्टिविटी निषेधात्मक गतिविधियों से पैसा अर्जित किया गया है उसमें उस व्यक्ति का इन्वॉल्वमेंट है और उससे कुछ इनकम अर्न की है, वो भी इस मनी लॉन्ड्रिंग के दायरे में आता है। हम बात करते हैं ईडी के बारे में थोड़ा डिटेल में। तो इट वाज फाउंड इन May 1956 under the Ministry of Finance। there was a department of economic affairs। पहले क्या हुआ, 1956 में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत किया गया। 1957 में तो करते हैं डिस्कस हम कि 1956 में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के तहत इसका गठन हुआ। 1957 में डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू के तहत भेज दिया गया, ट्रांसफर कर दिया गया
ईडी को, ऑर्गेनाइजेशन को। ओके, पहली बार जब गठन हुआ, so when it was first founded, it was based on the provisions of the Foreign Contribution Regulation, Foreign Exchange Regulation Act of 1947. What we can put here, that if a body has been formed on the basis of any act, then it is known as statutory body. ऐसा कोई संस्था जो किसी एक्ट के आधार पर, पार्लियामेंट के एक्ट के थ्रू बनती है, उसे हम कहते हैं वैधानिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी। इस तरह से हमारी जो ईडी है स्टैट्यूटरी बॉडी है। फिर क्या होता है कि 1973 में एक एक्ट आता है, इसी को रिवाइज करते हैं, इसी में कुछ चेंजेस किए जाते हैं, अमेंडमेंट होकर ये बनता है पैरा एक्ट ऑफ 1973। और 1999 में क्या होता है, 1999 में एक्ट को किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, रिपील, खत्म किया जाता है, और नया एक्ट लाते हैं 99 में, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट, पॉपुलरली नोन एज फेमा एक्ट, और ये जून 2000 इनफोर्स है। ठीक है, दूसरा जो इसको पावर मिलती है एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को, वो मिलती है 2002 के एक एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, तो पीएमएल एक्ट है। तो वी कैन सी दैट फेमा एंड पीएमएलए आर मच इन न्यूज। तो ऐसा क्यों है कि आजकल हम देख रहे हैं मनी लॉन्ड्रिंग केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इस वजह से ईडी न्यूज में रहता है। और ईडी को पावर कहाँ से मिलती, इन दोनों। यहाँ तक क्लियर है? बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक, यहाँ हमने डिस्कस किया है, और ईडी का हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ठीक है, इसके कुछ रीजनल ऑफिसेज हैं, 5 जगहों पर है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, चंडीगढ़ और कोलकाता में। ठीक है, यहाँ तक हमने बात कर ली है कि हमने ईडी के बारे में थोड़ी डिटेल से बात की है। अच्छा, अब क्या होता है कि का टेन्योर क्या है, ईडी के डायरेक्टर हैं, ईडी के डायरेक्टर हैं, का टेन्योर क्या है। पहले क्या था कि 2021 से पहले, बिफोर 2021, द टेन्योर ऑफ द डायरेक्टर ऑफ एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट वाज 2 years। बट क्या होता है, नवंबर 2021 में, नवंबर 2021 में पार्लियामेंट एक्ट में कुछ amendment करती है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट अमेंडमेंट एक्ट 2020। और इसमें ये प्रोविजन होता है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास ये अथॉरिटी है के डायरेक्टर की टेन्योर मैक्सिमम 5 साल तक कर सकती है। वो किस तरह होगी, एक बार में 1 साल बढ़ाया जाएगा, और फिर जरूरत पड़ती है फिर 1 साल बढ़ा सकते हैं, और मैक्सिमम 5 साल तक, यानी 2 से 5 साल तक के डायरेक्टर की टर्म हो सकती है। हाँ, यही बात लिखी हुई है। और करंट डायरेक्टर हमारे हैं मिस्टर राहुल नवीन जी। मेन, और एक और बात है, the director of the ED are appointed from the services of Indian Administrative Services, which is IAS, Indian Revenue Services, IRS, Indian Police Services, IAS, IRS, IPS सर्विसेज से डायरेक्टर की नियुक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम गिवन कोट्स बिलो। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, नीचे दिए गए कोट से गलत पर चुनें। गलत ऑप्शन चुनना है इसके अंदर आपको कि क्या गलत है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है। द स्कीम वॉज लॉन्च्ड इनकरेज गर्ल्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए की गई है। सेकेंड ऑप्शन है विमेन एज बिटवीन 25 to 60 ईयर्स, 25 से 60 साल की महिलाएं हैं वो इसके लिए पात्र हैं। थर्ड ऑप्शन है एलिजिबल विमेन बेनिफिशरीज आर गिवन रुपीज 1250 पात्र महिला को पर मंथ 1250 स्कीम के तहत दिए जाते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं स्कीम के बारे में कि ये जो स्कीम है, इट इज लॉन्च्ड इन दी मध्य प्रदेश।
लास्ट ईयर जनवरी में इसका अनाउंसमेंट हुआ था और मार्च 2023 से implement की जा रही है। का ऑप्शंस हमारे पास है, कोड कोड के हैं 1 and 2 ओनली। हमने पहला ऑप्शन पढ़ा कि गर्ल्स एजुकेशन को प्रमोट करने में काम आती है। ऑफ कोर्स सिर्फ उसके लिए नहीं है, और भी इसके रीजंस है कि इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करना हो, ठीक है, एजुकेशन के लिए, जो महिलाएं हैं उनके बच्चों के न्यूट्रिशन के लिए, केवल सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन के लिए स्कीम बनाई गई है, ऐसा रीजन नहीं है। सेकंड ऑप्शन हमने देखा, उसमें क्या था कि एज ग्रुप था 25 to 60 ईयर्स। ये भी गलत है कि 25 नहीं होके ये 21 ईयर्स ऑफ एज है, ठीक है। थर्ड ऑप्शन था हमारा कि इस स्कीम के तहत हर महिला को, जो पात्र महिला है, उनको एक महीने हर प्रति माह 1250 रुपये दिए जाते हैं। सही ऑप्शन था, और हमने कहा था कि क्वेश्चन की डिमांड थी गलत आंसर चूज करना है, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। द गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश लॉन्च मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना March 5, 2020। का एम क्या है? टू प्रमोट इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द विमेन, improvement in their health as well as their children nutrition level, and okay, and to strengthen their role in the family। में उनका स्टेक बढ़े कि वो किस तरह अपनी बात रख सके, फाइनेंशियली स्ट्रेंथ, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है, उसके लिए सरकार ने प्रयास किया है। प्रोविजन क्या है? जब स्कीम शुरुआत की गई, स्कीम तो में था that 1000 रुपीज ट्रांसफर टू अकाउंट ऑफ दी फीमेल बेनिफिशियरी, महिलाओं के खाते में 1000 रुपये डाले जाएंगे। बट अक्टूबर 2023 से रिवाइज किया गया, और गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने कहा कि अक्टूबर से ही हम 1250 रुपये ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? अच्छा, हमने देखा कि इसका फोकस एरिया क्या है। इट मेनली फोकसेस ऑन एम्पावरिंग यंग वुमेन, ड्राइविंग देम टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर। अगर उनके पास इनकम सिक्योरिटी होगी, न्यूट्रिशन लेवल अच्छा होगा, उन्हें कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा, अच्छे से पढ़ पाएंगी और फ्यूचर सिक्योर कर पाएंगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, पात्रता के पैमाने क्या हैं? कुल इसमें 3 एरियाज हैं, तो फुलफिल करना जरूरी है। पहला है कि महिला हो, मध्य प्रदेश, उसका जन्म मध्य प्रदेश में ही हुआ हो, हैज टू बी बोर्न इन दी मध्य प्रदेश। ऑल विमेन, मैरिड एंड अनमैरिड विमेन, ऐसी ऐसी महिलाएं जो शादीशुदा हैं या लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई है, इसका मतलब ये निकलता है वो भी इसके लिए पात्र हैं। दे आर ऑल्सो एलिजिबल। देयर फैमिली, द एनुअल इनकम ऑफ देयर फैमिली मस्ट बी लेस देन इज 2.5 लाख। परिवार की जो एनुअल इनकम है वो 2.5 लाख से कम होना चाहिए। थर्ड है एज ग्रुप का बात कर रहे हैं हम, 21 से 60 साल की जो महिलाएं हैं वो इस योजना के लिए तरह पात्र हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्पोक्स पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। हाल ही में केंद्र सरकार ने उनकी मुख्य प्रवक्ता के रूप में एक अधिकारी की नियुक्ति की, और हमें ये पूछा जा रहा है कि इसमें कौन है जिनकी न्यूली अपॉइंटमेंट हुई है। तो पहला ऑप्शन है शेफाली बी शरण। देखिए ये भी वर्तमान में है, और अब इनको हटा करके और ये अपॉइंटमेंट की गई है, तो पहला ऑप्शन कट जाता है। सेकंड इज ऋतुराज पुरी, है डेप्यूटी डायरेक्टर ऑफ दिस प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। थर्ड ऑप्शन है धीरेन्द्र के ओझा, बिल्कुल ये ऑप्शन हो सकता है। फोर्थ ऑप्शन है राहुल नवीन। हमने अभी पढ़ा है राहुल नवीन जो क्या है, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के डायरेक्टर हैं। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन फिर से रिवाइज हो रहा है राहुल नवीन जी के बारे में। आंसर इसका होगा हमारा धीरेन्द्र के ओझा जी। ठीक है, सीनियर इंडियन इंफॉर्मेशन सर्विसेज के अधिकारी हैं, हाल ही में अपॉइंट किया गया है एज द प्रिंसिपल स्पोक्स पर्सन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। नीड क्यों होती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, अपने प्लान्स प्रोग्राम्स कई सारे रिलीज करती हैं, तो जनता के और सरकार के मध्य किस तरह संवाद हो, उसकी जिम्मेदारी इनकी होती है। साथ ही सरकार क्या ऑब्जेक्टिव है, सरकार किस तरह की योजनाएं ला रही है, कौन लाभार्थी होंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इस तरह से देखा जाए तो जनता, आम लोगों के और सरकार के मध्य में और मीडिया चैनल्स के बीच में जो एक कम्युनिकेशन होता है, का काम करते हैं हमारे ये चीफ स्पोक्स पर्सन। और साथ ही क्या होगा, धीरेन्द्र के ओझा जी विल बी द प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो।
अब यहाँ से हमारे लिए नया क्वेश्चन बनता है। एक तो पहला कि चेयर नए चीफ स्पोक्स पर्सन कौन बने, वीरेंद्र कुमार ओझा जी बने। नेक्स्ट है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के भी ये क्या बने, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल, प्रमुख बने। थोड़ा सा हम बात करेंगे पीआईबी के बारे में। हम काफी सुनते हैं पीआईबी के बारे में। एवरी टाइम द पार्लियामेंट पासेज एन एक्ट विल बी इट इज पब्लिश्ड ऑन दी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो वेबसाइट। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहता है। छोटी सी हिस्ट्री है, आधे मिनट की हिस्ट्री है। 1919 में 1919 में क्या होता है, एक सेल बनाई जाती है ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, गृह विभाग के तहत होम डिपार्टमेंट एक सेल बनाई गई जिसका काम था इंडिया के बारे में ईयरली रिपोर्ट उसे प्रिपेयर करना और ब्रिटिश गवर्नमेंट तक, ब्रिटिश पार्लियामेंट तक उसे पहुंचाना। और इसके प्रमुख कौन थे, रशब्रुक विलियम्स, डॉक्टर एल एफ रशब्रुक विलियम्स। इसके बाद क्या होता है 1920 में, 1920 के अंत में आके इस सेल को चेंज करते हैं, रीनेम किया जाता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ प्रेस, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन, सीबीआई सॉरी। 1920 के अंत में आके उसका नया नाम मिलता है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन। और उसके चेयरमैन भी सेम, डायरेक्टर जो है सेम रहते हैं, डॉक्टर एल एफ रशब्रुक। यहाँ तक क्लियर। अब क्या होता है कि उसके बाद 1941 में पहले भारतीय थे टी ए नटराजन को पहली बार जो है प्रिंसिपल इंफॉर्मेशन ऑफिसर का पद मिलता है। ये भारत के लिए, भारत के पहले भारतीय नागरिक थे, पद पर किया गया था। और उसके बाद क्या होता है 1946 में को रीनेम करके प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो किया जाता है। यहाँ तक छोटी सी ब्रीफ हिस्ट्री है कि 1919 में से स्थापना होती है एज ए सेल। 1920 में इसे क्या करते हैं, इसे बनाते हैं सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन, सीबीआई की तरह। फिर 1946 में इसे रीनेम करते हैं, रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं और करते हैं सेंट्रल सॉरी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बनाया जाता है, जो भी हम वर्तमान में पढ़ रहे हैं। इसका मिशन क्या है, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन हो सकता है। मैक्सिमाइज गवर्नेंस इफेक्टिवनेस, effective government communication. If a government wants to increase or enhance the governance, then the government must communicate with the people thoroughly. Okay? अगर सरकार का जनता के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन है, इसमें ही हम जो है गवर्नेंस को इंश्योर कर सकते हैं। पीआईबी के कई सारे तरीके हैं अपनी इन्फॉर्मेशन, सरकार की इन्फॉर्मेशन तक पहुंचाने के, लाइक प्रेस कॉन्फ्रेंस है, प्रेस रिलीज है, प्रेस नोट है, प्लेनर है, फैक्ट शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following states was Paika rebellion broke out against the British exploitation in year 1870? वर्ष 1817 में ब्रिटिश शोषण के खिलाफ निम्नलिखित में राज्य में पाइका विद्रोह हुआ था। अब देखिए ये क्वेश्चन रिलेवेंट क्यों हुआ, तो इन टुडेस न्यूज़पेपर सीएम ऑफ ओडिशा, मैं बता रहा हूँ कंटेक्स्ट की का रेफरेंस क्यों आया, ये सीएम ऑफ ओडिशा मोहन चरण मांझी जी, वहाँ के सीएम है मोहन चरण। उन्होंने एक डिक्लेरेशन दिया है कि जो ओडिशा सरकार है वो एक पाइका मेमोरियल और एक पाइका एकेडमी बनाएगी। सरकार क्या करेगी, पाइका विद्रोह को सम्मान देने के लिए पाइका मेमोरियल बनाएगी स्मारक और एक पाइका अकेडमी बनाएगी। ये क्वेश्चन न्यूज में आता है, अदरवाइज इसका रिलेवेंस अभी करंट अफेयर्स में नहीं। पहला ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, ऑब्वियसली गलत है। तो हमने बात करी ली कि उड़ीसा सरकार ने, उड़ीसा के सीएम ने बात कही, तो ऑफकोर्स इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज ओडिशा। थोड़ी सी बात करते हैं पाइका रेबेलियन के बारे में। बेसिकली पाइका रेबेलियन को पाइका विद्रोह भी कहते हैं। इट वॉज एन आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है, सशस्त्र विद्रोह था अगेंस्ट द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया कंपनी थी, उनका रूल था उस समय भारत में, और उनकी कुछ पॉलिसीज थी के खिलाफ ये विद्रोह चलाया गया था। इसके प्रमुख लीडर कौन थे, तो पहले थे बख्शी जगबंधु बहादुर। बख्शी जगबंधु बहादुर एक मिलिट्री कमांडर थे, उस समय के राजा थे मुकुंद देव सेकंड, ठीक है, मुकुंद देव सेकंड के एक मिलिट्री चीफ कमांडर थे बख्शी जगबंधु। इन्होंने पाइका, पाइका बेसिकली क्या होते हैं, हमारे
सिविल मिलिशिया मतलब कि लड़ाके थे जो कि वहाँ के राजा के लिए लड़ते थे, युद्ध लड़ते थे और शांति काल में वो सुरक्षा का काम भी करते थे। तो क्या होता है, बख्शी जगबंधु जी इनको लीड करते हैं और ज्वाइन करते हैं, पाइका आर्मी को लीड करते हैं, ज्वाइन करते हैं किसको, जो कौंद थे को ज्वाइन करते हैं अगेंस्ट दी ब्रिटिश इंडिया कंपनी। और ये युद्ध कब होता है, 2 अप्रैल 1817 को ये विद्रोह होता है। ठीक है। और जो पाइकास थे, जो मिलिशिया थे, उनको सपोर्ट था, गांव के लोगों का सपोर्ट था, जमींदारों का था, इवन राजा का भी था, और गांव के प्रधान थे उनका भी था, सामान्य किसान थे, ऑर्डिनरी पेजेंट थे, उनका भी सपोर्ट था। उसकी वजह क्या थी कि कुछ रीजंस थे, देयर वर सर्टेन रीजंस बिकॉज ऑफ दैट इट ब्रोक आउट इन दी स्टेट ऑफ ओडिशा। तो पहला क्या था, देयर वर 4 पोर्ट्स, 4 बंदरगाह ऐसे थे ओडिशा में जिनको ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने आम लोगों के लिए बंद कर दिया, दैट ओनली ईस्ट इंडिया कंपनी विल ट्रेड फ्रॉम दोज पोर्ट। इंडिया कंपनी ही वहां से ट्रेड करेगी, भारत के लोग वहां से ट्रेड नहीं करेंगे। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड रीजन था सॉल्ट। कुछ टैक्सेस थे सॉल्ट पर, इसलिए सॉल्ट का नमक जो काफी महंगा हो गया था, उनकी रीच से बाहर था, ये कारण था। एक था इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, आर्थिक शोषण, ये भी एक रीजन था जिसकी वजह से ये मेनली पाइका रेबेलियन में देखने को मिलता है। और कुछ साल पहले लगभग 2017-18 में ऐसा हुआ, उड़ीसा की स्टेट गवर्नमेंट ने एक प्रपोजल भेजा सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कि हम जानते हैं कि 1857 में पहली बार क्रांति हुई थी, हमने पढ़ा है हमने, लेकिन चूंकि ये पाइका रेबेलियन 1817 में हुआ है, इट मींस द पाइका रेबेलियन मस्ट बी गिवन द स्टेटस ऑफ फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, की आज़ादी के लिए प्रथम लड़ाई का जो टैग है पाइका रेबेलियन को दिया जाए। बट रीजन से या कुछ फैक्ट्स कम होने की वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे डिनाई किया है। अभी जो स्टेटस वर्तमान में है वो अभी 1857 की क्रांति को ही भारत की पहली क्रांति कहा जाता है। ओके, तो अब इस दौरान क्या हुआ पाइका रेबेलियन में, जब गवर्नमेंट बिल्डिंग इन दी बानापुर वर सेट ऑन फायर, कि बानापुर में गवर्नमेंट बिल्डिंग को आग लगा दी गई, उसके बाद जो विद्याधर जी हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको जेल कर दी गई। इस तरह से क्या हुआ कि ये आंदोलन जो है दबा दिया गया। अब पाइका हमने पढ़ा, पाइका कौन थे, दे वर द ट्रेडिशनल मिलिशिया ऑफ ओडिशा, ओडिशा के जो परंपरागत पारंपरिक लड़ाके थे जो कि वहाँ के राज्य की सुरक्षा करते थे। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जस्टिस शील नागू अपॉइंटेड एज द ऑफ विच हाई कोर्ट। कल ही क्या हुआ है कि मैंने देखा कि 2 दिन पहले भी एक राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का ट्रांसफर हुआ था और रिसेंटली अभी अपॉइंटमेंट हुई है, न्यायमूर्ति शील नागू जी का नाम आ रहा है। तो हाल ही में किस हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट किया गया है, ये प्रश्न के अंदर पूछा गया है। तो इसका आंसर है हमारा पंजाब एंड। हम बात करते हैं जस्टिस शील नागू जी हैं, वो क्या थे पहले, मध्य प्रदेश के एक्टिंग कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश थे मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के, और कल ही उनका ट्रांसफर हुआ है। देखिए नाम तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, दैट जस्टिस शील नागू हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, किस आर्टिकल के तहत ये हुआ है और क्या मैकेनिज्म है जिसके थ्रू जजेस का ट्रांसफर देखते हैं भारत में, चाहे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बात करें या हाई कोर्ट्स की बात करें। ठीक है, अब चूंकि इनका ट्रांसफर पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस के तौर पे हो चुका है, तो जो एमपी हाई कोर्ट है वहाँ की चीफ जस्टिस की सीट खाली है, तो जस्टिस संजीव सचदेवा हैं, उनको अभी यहाँ पे एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट अपॉइंट किया गया है। अच्छा, हमने बात की अभी ट्रांसफर हुआ है, ठीक है, ट्रांसफर कहाँ से हुआ, मध्य प्रदेश से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जस्टिस के पद पर। ट्रांसफर जो है कहाँ आता है उसका मेंशन है आर्टिकल 222 में। अब बात करते हैं ट्रांसफर होता कैसे। बेसिकली होता यह है कि भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय हैं, वो सलाह लेते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, और सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस कंसल्टेशन करते हैं
वो रिकमेंड करेंगे नाम किसे, ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। के आई प्लस 2 जजेस, एक कॉलेजियम होता है जो नाम का रिकमेंडेशन देता है ऑनरेबल प्रेसिडेंट को। उसके बाद ऑनरेबल प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति महोदय जज की नियुक्ति करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब जब ट्रांसफर किया जा रहा है, यहाँ ट्रांसफर की बात चल रही है, तो क्या होगा, इस हाई कोर्ट से जिसका ट्रांसफर हो रहा है कोर्ट में हो रहा है, वहाँ दोनों की जस्टिस के भी कंसल्टेशन किया जाएगा। इस केस में क्या होता है, यहाँ के मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सीजे नहीं थे, ना ही पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में सीजे थे। इसमें क्या हुआ कि अपॉइंटमेंट कहाँ से कर दी गई, मध्य प्रदेश से पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर कर दी गई। प्रोसीजर यही है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर मोस्ट जजेस से कंसल्ट करेंगे, वो रिकमेंड करेंगे प्रेसिडेंट से, और ऑनरेबल प्रेसिडेंट इसके अपॉइंटमेंट का लेटर देंगे, अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डर देंगे। फिर आता है एक्टिंग चीफ जस्टिस। अभी हमने पढ़ा दैट संजीव सचदेवा हैज बीन अपॉइंटेड एज द एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। तो ये किस आर्टिकल के तहत है, आर्टिकल 223 है, which empowers the president of India appoint a judge of this high court as a acting chief justice। हाई कोर्ट में अगर मान लीजिए किसी कारण से, इन रीजंस हैं जिसकी वजह से ऑनरेबल चीफ जस्टिस का पद रिक्त हो सकता है किसी कारण से, तो उस समय कार्रवाई करनी होगी, जो रोस्टर अलॉटमेंट होता है के लिए किसे नियुक्त किया जाएगा, तो वो डिसाइड करते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट माननीय राष्ट्रपति के द्वारा। 3 आधार हैं इसके। पहला आधार है पोस्ट ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज वैकेंट, कि पहला तो वो पद जो है वो रिक्त हो, वहाँ कोई मौजूद ही ना हो। जैसे अभी रिसेंट हुआ है, मध्य प्रदेश में एक्टिंग चीफ जस्टिस थे सुशील नागू जी, उनका ट्रांसफर कहाँ हुआ है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, वो पद खाली हो गया है। दूसरा है इफ ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस टेम्परेरली एब्सेंट, कि वो जो हमारे ऑनरेबल चीजें हैं हाई कोर्ट की, वो टेम्परेरली एब्सेंट है, उस केस में इंपॉर्टेंट केसेस की हियरिंग के लिए अपॉइंट कर सकते हैं। थर्ड है इफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट इज अनेबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज असाइंड टू हिम, जो उनकी ड्यूटीज हैं ऑफिस की, अगर वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, इसमें अपॉइंटमेंट की जाती है। तो कुल 3 आधार हैं आर्टिकल 223 के तहत, 3 आधारों पे कि राष्ट्रपति महोदय के द्वारा किसी हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति एज एन कार्यवाहक एक्टिंग चीफ जस्टिस। ठीक है, नेक्स्ट है रिसेंटली न्यू शेफर्ड इज इन न्यूज, व्हाट इज इट। हाल ही में न्यू शेफर्ड काफी चर्चा में रहा है, और ये क्या है। 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है सैटेलाइट, जो कि नहीं है इसका आंसर। दूसरा सबमरीन, ये भी नहीं है। तीसरा है मिसाइल, ये भी इसका ऑप्शन नहीं है। इसका राइट आंसर है रीयूजेबल रॉकेट, पुनः प्रयोज्य रॉकेट। ठीक है, हम करते हैं इसका आंसर डिस्कस अब। देखिए, यूएस की एक एजेंसी है स्पेस एक्सप्लोरेशन एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, क्या काइंड ऑफ एजेंसी, तेरा एंड द यूएस बेस्ड ब्लू ओरिजिन, इस कंपनी है ब्लू ओरिजिन। तो उन्होंने क्या किया है, भारत सरकार से बात की है कि हम जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम रन कर रहे हैं, आप, आपका सहयोग चाहिए, और भारत ने उसके कोलैबोरेट करने के लिए अग्री किया है। होगा क्या इसके अंदर, इसका नाम है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम। थोड़ा सा हम करते हैं डिस्कस हल्का सा। देखिए होता क्या है कि एक होता हमारा एयरक्राफ्ट, एक होता है स्पेस क्राफ्ट। मान लीजिए ये अर्थ हमारी, दिस इज दी अर्थ, एक ही इमेजिनरी लाइन है ऑलमोस्ट 100 किलोमीटर, दिस इज नॉन एज करमन लाइन। बेसिकली करमन एक हंगरी और यूएस के एक एरोनॉटिकल इंजीनियर थे। ठीक है, और उन्होंने ये डिफाइन किया था कि अर्थ के जो हमारा मीन सी लेवल है 2 किलोमीटर की हाइट पर एटमॉस्फेयर में, ऐसा ऐसी लाइन है, इमेजिनरी लाइन है,
अर्थ के एटमॉस्फेयर को आउटर स्पेस से अलग करती है। ठीक है, इसे कहा जाता है करमन लाइन। इसका भी इंपॉर्टेंस है। होगा क्या, जो ब्लू ओरिजिन है और जो सेरा है, दे विल लॉन्च दे विल लॉन्च ए रीयूजेबल रॉकेट विच इज नेम्ड एज न्यू शेफर्ड। न्यू शेफर्ड नाम के रॉकेट को लॉन्च करेंगे। वो क्या होगा, वो जाएगा इस तरह रॉकेट और स्पेस में कुछ समय तक रहेगा। देखिए दो टर्म है यहाँ पे, एक है एयरक्राफ्ट, सेकेंड वन इज क्या होता है, ऐसा ऑब्जेक्ट 100 किलोमीटर अबाउ करमन लाइन से नीचे ही फ्लाई करता है। हमारे एरोप्लेन्स हो गए, फाइटर जेट्स हो गए, ये क्या कहलाते हैं, एयरक्राफ्ट कहलाते हैं। और सेम क्या होता है, अगर ऐसा ऑब्जेक्ट करमन लाइन को, अर्थ के ग्रेविटेशन पुल को पार कर जाए और आउटर स्पेस में चल जाए, उसे कहते हैं हम स्पेस क्राफ्ट। जो नाम से पता पड़ रहा है कि आउटर स्पेस में, तो वो स्पेस क्राफ्ट ही कहलाएगा। ठीक है, हमने बात कर ली इसकी। करमन लाइन क्या है, रॉकेट हमारे एयरक्राफ्ट है, उसके स्पेस क्राफ्ट है, उन दोनों में क्या डिफरेंस है। बेसिकली होगा क्या, कुछ छह लोगों की टीम को लेकर जाएगा ऑन ब्लू ओरिजन, और स्पेस क्राफ्ट कौन सा होगा, न्यू शेफर्ड। ठीक है, लेकर जाएंगे कुछ समय के लिए, ऑलमोस्ट 10 से 11 मिनट के लिए आउटर स्पेस में, जहाँ पे क्या है, जीरो ग्रेविटी। यहाँ अर्थ का ग्रेविटेशन पुल बिल्कुल शून्य है। तो क्या होता है, कोई भी इंसान अगर इस जगह होगा तो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण का बल बिल्कुल फील नहीं होगा, ना ही उस पर लगेगा। बिल्कुल जो वेट है वो वेटलेसनेस, मतलब कि उसे हर शून्यता में उसका को एहसास होगा कि मतलब उसका कोई वेट ही नहीं है। ठीक है, जीरो ग्रेविटेशन है। कुछ समय के लिए रॉकेट जाएगा, लगभग 10 से 11 मिनट की फ्लाइट रहेगी। तो यहाँ रुककर दोबारा ये अर्थ के एटमॉस्फेयर एंटर करके यहाँ जो पैराशूट्स हैं उनसे अलग हो जाएंगे। तो मिला कि ये जर्नी, इसी को कहा गया है जो है ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम रन कर रहे हैं। इससे पहले भी लोगों ने किया है, वर्जिन गैलेक्टिक कंपनी है, शायद यूके की है, उन्होंने किया है। और 1960s के अंदर भी यूएस और सोवियत यूनियन ने भी ये प्रोग्राम पहले लॉन्च किया हुआ है। इसके अलग नाम है, वो हम आगे पढ़ेंगे। बेसिकली ये आपके लिए काम का क्या है, करमन लाइन एक इमेजिनरी लाइन है। 1960s में यूएस बेस्ड करमन, इनका नाम ही करमन था, अभी नाम मिस कर रहा हूँ इनका। ठीक है, मिस्टर करमन के नाम पर इस लाइन को नाम दिया गया है। तो सारा रोल क्या है कि 100 किलो अर्थ के एटमॉस्फेयर में मीन सी लेवल से 100 किलोमीटर की हाइट पर एक करमन लाइन है। और इस लाइन को क्रॉस करने के बाद दोबारा से इस पे जो रॉकेट है वो अर्थ के एटमॉस्फेयर में आएगा। ये पूरी फ्लाइट है इसकी। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे थे इसकी कि टोटल जो है 11 मिनट की ट्रिप होगी ये। करमन लाइन की हमने बात कर ली कि 100 किलोमीटर की हाइट पर है ये। इसके पहले क्या प्रयास किए गए हैं, तो प्रोजेक्ट मर्करी वाज लॉन्च बाय द यूएस इन द 1961 टू 1963 बात की है। यूएस ने भी ये पहले प्रयास किया है, बातें दिख रहा है हमें। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट वॉस्टॉक। नाम से ही कुछ आइडिया लग सकता है आपको, इस तरह के नाम है वॉस्टॉक, रॉस्टॉक, ये बेसिकली किसके होते हैं, सोवियत यूनियन के। फर्स्ट वेल भूतपूर्व सोवियत यूनियन था, अब तो ये क्या बन गया है, नाउ इट हैज बिकम है ऑफ रशिया। ठीक है, छोटा सा फैक्ट है, व्हाट आर दी विच आर द इंडियन स्पेस स्टार्टअप्स, अग्निकुल कॉस्मोस एंड स्काई रूट एरोस्पेस, दीज आर दी इंडिया बेस्ड और मेड इन इंडिया काइंड ऑफ कह सकते हैं, भारत में ही बने हुए ये दो स्पेस स्टार्टअप्स हैं। ठीक है, आपको ये पता है, तो जस्ट यू हैव टू रिमेंबर दी टू फैक्ट्स। वन इज करमन लाइन, अदर इज न्यू शेफर्ड। न्यू शेफर्ड इज व्हाट, न्यू शेफर्ड इज ए रीयूजेबल रॉकेट। सेवन क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द 46th सेशन ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमिटी। विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी कौन सा देश करेगा। ये बड़े अचीवमेंट की बात है हमारे लिए। भारत इसका मेंबर भी है वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का,
और ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है। ठीक है। और जो 2023 में इस कमेटी का सेशन हुआ था, इट वाज हेल्ड इन दी सऊदी अरेबिया। ठीक है। 2023 में कहाँ हुआ था? सऊदी अरेबिया में। 2024 में कहाँ हो रहा है? भारत में। ठीक है। बात करते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन। इंडिया इज सेट टू होस्ट चेयर ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी फ्रॉम 21 टू 31 जुलाई ऑफ 2020। ये कहाँ होगा? इट विल बी हेल्ड इन दी भारत मंडपम ऑफ भारत, जो कि न्यू दिल्ली में कन्वेंशन सेंटर है, वहां पर ही इसका कमेटी की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी। क्या होता है बेसिकली, इसका काम क्या है? इस कमेटी, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है, इज इट हैज अ मैंडेट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन। एक कन्वेंशन है, संविधि है, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, which has its own objective of declaring any building as a heritage city, any building as a heritage। वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का काम क्या है कि ये डिक्लेयर करना सिटी, कोई प्लेस या कोई भी मॉन्यूमेंट वो हेरिटेज लिस्ट में इंक्लूड होना चाहिए या नहीं, और भारत भारत इसका मेंबर कंट्री है। ठीक है। तो दिस कमेटी ऑल्सो allocates the financial assistance from the वर्ल्ड हेरिटेज फंड। वर्ल्ड हेरिटेज फंड है जो बनाया गया है असिस्ट करने के लिए, उससे फंड अलोकेट भी करती है मेंबर कंट्रीज को। एंड इट हैज द फाइनल से ऑन वेदर अ साइट इज described ऑन द वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट और नॉट। किसी लिस्ट साइट का, किसी प्लेस का, किसी बिल्डिंग का वर्ल्ड हेरिटेज साइट लिस्ट में नाम है या नहीं, ये कौन तय करता है? वर्ल्ड हेरिटेज। हमारे लिए क्या काम की बात है? 46 मीटिंग जो वर्ल्ड वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की कहाँ हो रही है? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि भारत में वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कितनी है। देयर आर 42 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। भारत में यूनेस्को द्वारा घोषित 42 40 स्थल ऐसे हैं जो कि विश्व धरोहर स्थल की सूची। लेटेस्ट कौन सा है? तो हम बात करें तो ये शांति निकेतन है, जो कि नोबेल पुरस्कार विजेता हमारे हैं रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, उनके द्वारा बनाया गया था। लास्ट ईयर सितंबर 2023 वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। भारत में कुल 42 साइट्स ऐसी हैं यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं में इंक्लूड हैं। और लास्ट साइट है हमारी शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में है, और इसका निर्माण किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। ठीक है। एक हमने पढ़ा है कि अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग हो रही, थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। The committee was established under the World Heritage Convention adopted by the UNESCO। यूनेस्को ने कन्वेंशन अडॉप्ट किया था, वर्ल्ड हेरिटेज कन्वेंशन, इसी के क्रम में इस कमेटी का फॉर्मेशन हुआ है। कुल इसमें 21 मेंबर स्टेट्स हैं, जिसमें भारत भी है इंक्लूडिंग इंडिया। और एक कमेटी का जो मेंबर है, टर्म कितनी होती है? 6 साल के लिए वो उसका मेंबर रहता है। हमारे लिए दो तीन बातें काम की। शांति निकेतन जो कि 41st साइट है हमारी शांति निकेतन। तो ये फैक्ट हमारा काम कर, कुल कितनी साइट्स? टोटल 42 साइट्स हैं, और इंडिया इसका मेंबर है। और कहाँ हो रहा है? न्यू दिल्ली के भारत मंडपम में। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अच्छा, यूनेस्को, सॉरी, यूनेस्को क्या है? इट इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूएन। ये क्या है? इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव है एजुकेशन, कल्चर और साइंस का यूज करते हुए, ये तीन एरिया जैसे हैं एजुकेशन, कल्चर और साइंस का यूज करते हुए इंटरनेशनल पीस को इंश्योर करना, अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्राप्त करने के लिए तीन एरियाज में करना कॉपरेट। पहला है एजुकेशन, दूसरा साइंस, दूसरा कल्चर। उनकी स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में। ठीक है। दो बातें आपके लिए काम की। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? कल्चर को प्रिजर्व करना। काम क्या है? कल्चर को प्रिजर्व करना, मॉन्यूमेंट्स जो कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में जुड़ते हैं उनको डिसाइड करना। साथ ही जेंडर इक्वलिटी
एक ऑब्जेक्टिव और है, टू इंश्योर दी जेंडर इक्वलिटी वर्ल्ड, जेंडर इक्वलिटी को इंश्योर करना और एजुकेशन के लिए काम करना, एम्पावरमेंट के लिए काम करना, ये इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन, विच स्टेट हैज रिसेंटली अनाउंस्ड एज एडिशनल डोज ऑफ पोलियो, हाल ही में किस राज्य ने पोलियो की अतिरिक्त खुराक की घोषणा की है? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि भारत क्या है, पोलियो मुक्त देश है, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी हमें कि खुराक देनी पड़ रही है, और राज्य ने की घोषित, वो डिक्लेयर किया ऐसा। तो देखिए जो नाम दिख रहे हैं ऑप्शन आपको, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, दीज आर द स्टेट्स, दे आर ऑलवेज लिस्टेड बिलो इन द टेबल, तो ये हमेशा पिछड़े हुए राज्य की श्रेणी में आते हैं। बट राइट आंसर है हमारा पश्चिम पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने हाल ही में कहा है कि हम जो है पोलियो की एक खुराक देंगे बच्चों को। ठीक है, हम करते हैं, थोड़ा डिस्कशन करते हैं। Recently, the West Bengal government announced that it was introducing additional dose of injectable polio vaccine. Okay? इंजेक्टेबल पोलियो वैक्सीन का इन्होंने ताकि हम एक है को ऐड करेंगे किसके अंदर, हमारा यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के अंदर को ऐड किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं पोलियो की। पोलियो किससे होता है? एक वायरस से होता है। ठीक है, बेसिकली होता क्या है, द वायरस ऑफ पोलियो एंटर्स इनटू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, तो हमारा तंत्रिका तंत्र उसमें एंटर होता है वायरस। उसके बाद क्या होता है कि जो तंत्रिका तंत्र है फंक्शनिंग पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है। और क्या करता है वायरस, अपने आप को करता है मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका अगला टारगेट होता है हमारे नर्व सेल्स, जो क्या करती है, हमारे एज ए मैसेंजर का काम करती है। ठीक है, ब्रेन जो मैसेज सेंड करता है वो कौन लेके जाती है, नर्व सेल्स, तंत्रिकाएं, कोशिकाएं। ठीक है, इनको डैमेज करता है पोलियो का वायरस। बेसिकली इसका इफेक्ट किस पे होता है, ऐसे बच्चे जो कि 5 साल या उससे कम उम्र के हैं, द चिल्ड्रन बिलो दी 5 ईयर आर मेजरली अफेक्टेड बाय दी पोलियो वायरस। ओके, इट रिजल्ट्स इन दी मसल वीकनेस, मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं, परमानेंट डिसेबिलिटी, हम देखते हैं कई बार कि कुछ बच्चों के हाथ पांव मुड़े होते हैं, कोई ना कोई किसी प्रकार की अपंगता होती है, डिसेबिलिटी होती है, उसी की उसकी वजह होती है पोलियो। और कुछ केसेस में तो इवन डेथ तक हो जाती है, बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है पोलियो से। हमारी जो बड़ी क्रिटिकल है, बट होपफुली हमने जो है, एक हमारा अचीवमेंट है कि जनवरी 2014 में इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड पोलियो फ्री नेशन। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे आगे कि पोलियो फ्री कंट्री किस तरह डिक्लेयर होता है, तो किसी देश में कंटिन्यूस कंटिन्यूस 3 इयर्स तक कोई पोलियो केस कर नहीं हो, तो उस कंडीशन में किसी देश को पोलियो मुक्त घोषित करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डिजीज के बारे में। तो हमारी कोई इलाज नहीं है, देयर इज नो क्योर फॉर दी, बट देयर आर सर्टेन प्रिवेंटिव मेजर्स व्हिच कैन अडॉप्ट, लाइक इफेक्टिव वैक्सीन। बीमारी का इलाज तो नहीं, बट कुछ ऐसे उपाय हैं जिनको अगर हम अपनाएं तो पोलियो से बचाव कर सकते हैं। कुछ दो वैज्ञानिकों के नाम लेंगे यहाँ पर मेडिकल क्षेत्र में। एक है एल्बर्ट सेबिन, दूसरे हैं जोनस साल्क। जोनस साल्क डेवलप्ड द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन विच इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। नाम से पता पड़ रहा इनएक्टिवेटेड, फ्री है। क्या होता है इसके अंदर कि जो पोलियो वायरस है, वायरस का एक पार्ट लेते हैं, इस वायरस को लेकर के इसे इनएक्टिवेट करते हैं। अगर एक्टिव रहेगा और हम इसे बॉडी में इंजेक्ट करेंगे, हो सकता है हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचाए। अगर ये इनएक्टिवेटेड है, मीन्स निष्क्रिय है, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वायरस को यूज करते हैं और इससे क्या होता है, धीरे धीरे हमारे एंटीबॉडीज डेवलप होती है और हमें पोलियो से बचाव, हमारा पोलियो से बचाव होता है। एक वैक्सीन है ओरल पोलियो वैक्सीन, की खोज की है हमारे अल्बर्ट सेबिन ने, खोज काइंड ऑफ डेवलप किया है अल्बर्ट सेबिन ने की। हमारे लिए काम की चीज़ें क्या है, एक जोनस साल्क है, उन्होंने क्या किया है, पहली पोलियो वैक्सीन डेवलप की। जोनस साल्क डेवलप द फर्स्ट पोलियो वैक्सीन विच वाज इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन। दी अल्बर्ट सेबिन डेवलप्ड दी ओरल पोलियो वैक्सीन। ओरल पोलियो वैक्सीन किसने डेवलप की है, अल्बर्ट सेबिन ने।
और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट इस क्वेश्चन का ये है, इन जनवरी 2014 इंडिया वाज डिक्लेयर्ड एज द पोलियो फ्री आफ्टर 3 years ऑफ जीरो केसेस। लगातार 3 साल तक जब किसी देश में कोई पोलियो केस रजिस्टर नहीं होता है तो उस देश को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। और हमने यहाँ बात की है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की, सार्वभौमिक टीकाकरण कार्यक्रम। कुल 12 बीमारियां हैं जिनको हमने ऐड किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐड किया है। और उन जैसे कि डिप्थीरिया है, पर्टूसिस है, टिटनस है, हेपेटाइटिस बी है, इस तरह के डिजीज हैं, पोलियो भी है उसमें। इस तरह के डिजीज जो हैं इनके इम्यूनाइजेशन के लिए सरकार प्रयास कर रही है और उसके लिए सरकार ने चलाया है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। एंड इफ यू कैन रिमेंबर देयर इज अनदर प्रोग्राम व्हिच इज नोन एज मिशन इंद्रधनुष। ओके, इट वाज लॉन्च्ड इन द ईयर 2014। मिशन इंद्रधनुष भी है, सार्वभौमिक टीकाकरण पे काम करता है। ठीक है। बीमारियों का इसमें ट्रीटमेंट के लिए, कुछ बीमारियों को ट्रीटमेंट के लिए इसमें वैक्सीन दी जाती है मिशन इंद्रधनुष में। एक मिशन इंद्रधनुष इकोनॉमी में भी आता है विच इज रिलेटेड टू द बैंकिंग सेक्टर एज वेल, मिशन इंद्रधनुष। तो हमारे सामने दो मिशन इंद्रधनुष हैं, एक तो हमारा किससे संबंधित है, डिजीज से, दूसरा है हमारा बैंकिंग सेक्टर के रिफॉर्म से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी रॉयल थाईलैंड नेवी। भारत की नेवी, भारतीय नेवी और रॉयल थाईलैंड नेवी के बीच में एक पहली नेवल एक्सरसाइज हुई है, उसका नाम पूछा गया आपसे यहाँ। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला ऑप्शन हमारा मैत्री है। हम जानते हैं कि मैत्री एक्सरसाइज जो है अभी चल रही है 1 जुलाई से 17 जुलाई तक। ये कहाँ चल रही है, थाईलैंड में ही ऑर्गेनाइज की जा रही है। ठीक है। सियाम भारत, ये भी भारत और थाईलैंड के बीच में एक्सरसाइज है, बट ये नेवल एक्सरसाइज खंजर। देखिए ये जो एक्सरसाइज है ना, ये स्पेशल फोर्सेस की एक्सरसाइज है। वो किसके बीच में है हमारी, वो है हमारी किर्गिस्तान के बीच में। खंजर एक्सरसाइज है, दिस इज ए दिस इज ए बायोलेटरल एक्सरसाइज ऑफ स्पेशल फोर्सेस। किर्गिस्तान और भारत की जो स्पेशल फोर्सेस हैं उनके बीच में जो एक्सरसाइज होती है वो है हमारी खंजर। एक है ये अयुत्या, ये इसका ऑप्शन, इसका जो आंसर है ये ऑप्शन डी है, एक्सरसाइज अयुत्या। जैसे नाम से पता पड़ रहा है कि अयुत्या, तो हम आगे डिस्कस करेंगे अयुत्या का मतलब क्या है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। मैत्री जो है हमारी मिलिट्री के बीच में है, सियाम भारत ये हमारी नेवल एक्सरसाइज नहीं है, खंजर है या किर्गिस्तान के बीच में, अयुत्या है, ये इसका राइट ऑप्शन है। ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। The first bilateral naval exercise between the Indian Navy and the Royal Thai Navy was conducted in the December 2020। दिसंबर 2023 में पहली बार एक्सरसाइज कंडक्ट की गई है। इट वॉज नेम्ड एक्सरसाइज अयुत्या विच मीन्स इनविंसिबल वन और अनडिफिटेबल वन, अनडिफिटेबल वन को हराया ना जा सके, ऐसा जिसे हराना मुश्किल हो, नामुमकिन हो, वो है अनडिफिटेबल वन। बेसिकली देखा जाए तो अयुत्या का मीन्स जो है अयोध्या, और इसे थाई जो लैंग्वेज है, अयोध्या को अयोध्या कहा जाता है। उसका नेम का, इस नाम का लिंक वहां से है। हमने एक ऑप्शन देखा था सियाम भारत। इट इज द नेम ऑफ अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडियन एयरफोर्स एंड रॉयल थाई एयरफोर्स। सियाम भारत जो है भारत और थाईलैंड की एयरफोर्स के बीच में एक एक्सरसाइज है। ठीक है, एयरफोर्स का है। खंजर है, इट इज अ जॉइंट स्पेशल फोर्सेज एक्सरसाइज ऑफ इंडिया एंड किर्गिस्तान। हमने डिस्कस किया ऑलरेडी, खंजर जो है किर्गिस्तान का है। भारत और किर्गिस्तान की जो स्पेशल फोर्सेज हैं कंडक्ट होती है वो है हमारी एक्सरसाइज खंजर। सियाम भारत क्या है, इज इंडियन एंड रॉयल थाई एयरफोर्स एक्सरसाइज, एंड द एक्स अयुत्या इज द फर्स्ट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एंड रॉयल थाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द गवर्नर ऑफ स्टेट ऑफ झारखंड। झारखंड राज्य के राज्यपाल वर्तमान में कौन है। चारों नाम दिए गए हैं, चारों वर्तमान में सिटिंग गवर्नर्स हैं।
तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि झारखंड के राज्यपाल महोदय कौन है। क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है कि अभी रिसेंटली हम देख रहे हैं पिछले 4 से 5 दिनों से झारखंड जो बड़ा न्यूज में रहा है, ऑनरेबल गवर्नर भी और वहाँ के सीएम। पहला ऑप्शन है एस अब्दुल नजीर। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर लास्ट 2 years you have seen name in the newspaper was a judge, सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे हैं एस अब्दुल नजीर जी। वर्तमान में ये हमारे आंध्र प्रदेश के सिटिंग गवर्नर है। वर्तमान में एस अब्दुल नजीर जी जो हैं आंध्र प्रदेश के गवर्नर हैं। आचार्य देवव्रत जी हैं, ये हमारे गुजरात के हैं, गुजरात के गवर्नर हैं। थर्ड है आरिफ मोहम्मद खान जी, ये हमारे हैं केरल के। ठीक है। नेक्स्ट आंसर, द नेक्स्ट ऑप्शन इज सीपी राधाकृष्णन। डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन is the right answer because erstwhile the former chief minister of the Jharkhand Champai Soren has given his resignation to Dr. CP Radhakrishnan। लगभग न्यूज में रहे हैं। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर क्या होगा, डॉक्टर राधाकृष्णन। ठीक है, ऑल क्लियर। यहाँ से दो टर्म है, वी विल डिस्कस द टू टर्म। नो ब्लाइंड मेलवेयर, नाम से पता पड़ रहा मेलवेयर, इट मींस मैलिशियस सॉफ्टवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि अनइंटेंशनली किसी सिस्टम में, किसी मोबाइल में इंस्टॉल हो जाए एंड इट अफेक्ट्स द फंक्शनिंग ऑफ दैट डिवाइस। बेसिकली हो क्या रहा है कि स्नो ब्लाइंड मेलवेयर जो है ये आजकल बड़ा सुर्खियों में है। इसकी वजह है बैंकिंग एक्टिविटीज हैं, लाइक व्हेन वी ट्राई टू सर्च और सर्फ एनी अननोन वेबसाइट, unknowingly we click on some advertisement, जाने अनजाने में ऐसे एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देते हैं। क्या होता है, इस मैलिशियस सॉफ्टवेयर मेलवेयर जो है हमारे फ़ोन में या लैपटॉप में इंस्टॉल हो जाते हैं। और उसके बाद क्या होता है, दे अफेक्ट आर बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स, दे स्टील आर पर्सनल इंफॉर्मेशन लाइक बैंक अकाउंट नंबर, ट्रांजेक्शन डिटेल्स, सारा कुछ हमारा ले लेते हैं। और बायोमेट्रिक्स तो खैर नहीं लेते हैं, बट जो हमारी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है कंसर्निंग विद दी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, ये चुरा लेते हैं, उससे हमारे उससे नुकसान होता है। तो ये नो ब्लाइंड जो है ध्यान रखना, बैंकिंग सेक्टर से संबंधित एक मेलवेयर है, सॉफ्टवेयर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज exercise Maitri. We have discussed last yesterday that we will going to be discuss the exercise Maitri going which is held between the India and Thailand in the Thailand country। okay, थाईलैंड और भारत की जो मिलिट्री है उनके बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट हो रही है। और ये कहाँ हो रही है, इट इज बीइंग कंडक्ट एज दी फोर्ट वचीर प्राकन इन ताक प्रोविंस ऑफ, बट टिपिकल नेम है, प्रोनाउंसिएशन का नाम थाईलैंड है। बेसिकली ये पूछा जाएगा कि थाईलैंड में ऑर्गेनाइज हुई है, कंडक्ट हुई है भारत में। तो ये मैत्री एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के बीच होती है, मिलिट्री एक्सरसाइज है, और ये थाईलैंड में कंडक्ट की जा रही है। ठीक, इसका जो लास्ट एडिशन है वो हुआ था सितंबर 2019 में इन मेघालय। ठीक है, मेघालय भारत का जो मेघालय राज्य है वहां पर 2019 में इसका लास्ट एडिशन कंडक्ट किया गया था। हाँ, दूसरी बात ये कि व्हेन tries or plans to conduct some military exercises with any country, then the government of India signs memorandum of agreement, memorandum of understanding regarding defense। भारत ने क्या किया 2012 में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किया थाईलैंड के साथ टू बूस्ट द डिफेंस कॉपरेशन। एजेंडा बिहाइंड such kind of exercises is counter terrorism,
आतंकवाद को रोकने में, इंसर्जेंसीज के खिलाफ अपनी एबिलिटीज को बिल्ड करना, डिफरेंट जो मिलिट्रीज होती हैं सिनर्जी डेवलप करना, ताकि वो इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाएँ और काउंटर टेररिज्म एक्टिविटी कैरी आउट करें। साथ ही हम देखते हैं कि जो ये मिलिट्री एक्सरसाइज होती हैं, इसमें क्या होता है, टेक्निकल एक्सचेंजेस होते हैं। लाइक कि कोई भारत के पास का वेपन है जो हम चाहते हैं कि थाईलैंड उसे परचेज करे, उस तरह के टेक्टिकल वेपन्स भी हम उनको शोकेस करते हैं। सारी एक्टिविटीज़ होती हैं हमारे मिलिट्री एक्सरसाइज के अंदर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? ये लास्ट स्लाइड है हमारी। टॉपिक और है हमारे सामने। रिसेंटली देयर वाज एन इलेक्शन इन दी UK. Today the results are declared. Labour Party won their majority in the parliament elections. इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। सिटिंग वहाँ के प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर ऋषि सुनाक। क्या आते हैं कंजर्वेटिव पार्टी से। ठीक है, ये इलेक्शन हार चुके हैं, इनकी गवर्नमेंट इलेक्शन हार चुकी है, पार्टी इलेक्शन हार चुकी है, और अब जो पार्टी पावर में आएगी वो आएगी लेबर पार्टी। और इनके जो PM कैंडिडेट थे वो थे फिर स्टॉर्मर। स्टॉर्मर वाज दी प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट फ्रॉम दी लेबर पार्टी एंड इलेक्शन। वहाँ क्या बेसिकली दो, हम जानते हैं कि UK के अंदर बाई कैमरलिज्म है, सदनीय व्यवस्था है। फर्स्ट वन इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। प्रकार से भारत में राज्यसभा है, वहाँ पे क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। सेकंड वहाँ पे क्या है, तो बोलते हैं अपर हाउस, हाउस ऑफ लॉर्ड्स को। एक दूसरा है वहाँ पे सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। हम बोलते हैं भारत के लैंग्वेज में लोकसभा, और ये राज्यसभा है। ये लोअर हाउस है हाउस ऑफ कॉमन्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस है। टोटल सीट्स हैं UK में वो है हमारी 650 सीट्स। और जो मेजोरिटी मार्क है उसे लेबर पार्टी ने अचीव कर लिया, और ऑलमोस्ट 400 से अधिक सीटें मिल चुकी हैं। आई गेस वो जितना मैं याद कर पा रहा हूँ 410 करीब सीटें उन्हें मिली हैं। तो मेजरली देखा जाए तो ऋषि सुनाक जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर है फ्रॉम कंजर्वेटिव पार्टी, हैज लॉस्ट द इलेक्शन। लेबर पार्टी जो कि लगभग 13 से 14 साल से गवर्नमेंट से बाहर थी, उन्होंने दोबारा कीर स्टॉर्मर की कैंडिडेचर में ये इलेक्शन। ठीक है, और इसको हम थोड़ा कल डिटेल से डिस्कस कर लेंगे आफ्टर MCQs। वहाँ किस तरह इलेक्शंस होते हैं, जैसे कि हम पढ़ा है कि वहाँ बैलेट पेपर से इलेक्शन होते हैं। हमने अभी रिसेंटली देखा है कि इंडिया हैज गॉन थ्रू इलेक्शन ऑफ द लोकसभा थ्रू EVM। हमने अभी EVM यूज कर रहे हैं, और ये अभी UK वगैरह जो है, मतलब यहाँ बैलेट पेपर यूज हो रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है, भारत जैसा देश EVM मशीन यूज कर रहा है, और अभी तक UK जो बैलेट पेपर पे ही अपने वोटिंग करवा रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम कल थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, और आई होप कि जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ आया होगा। आई विल ट्राई टू इम्प्रूव सम अदर एरियाज एज वेल। मैं कोशिश करूँगा कि मैं थोड़ा और इसको प्रोडक्टिव लेक्चर बनाऊँ, फैक्ट्स और ऐड करूँ, और कुछ क्वेश्चन अगर इंक्रीज हो पाए तो मैं करने का प्रयास करूँगा। थैंक यू सो मच, आपने इतना धैर्य से क्लास को सुना है के लिए। दर्श एजुकेशन आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म करंट अफेयर क्लास में आपका जो ये टाइम था, ये सेशन था, ये यही समाप्त होता है।